आज देश का आम बजट पेश होगा जिस पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे संसद में आम बजट पेश करेंगी, जिसमें कुछ खास ऐलान संभव है। आम लोगों से लेकर कॉर्पोरेट जगत को बजट का बेसब्री से इंतजार है। इस बजट में सरकार महंगाई और टैक्स के मोर्चे पर लोगों को कई बड़ी राहतें देने का ऐलान कर सकती है। इनमें सबसे बड़ा तोहफा में टैक्स छूट के तौर पर मिलने की संभावना है। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक बार फिर से आज बजट पेश करने वाली है। ठीक है, 11 बजे का वो समय रहेगा जब संसद की पटल पर इस बजट को रखा जाएगा और आज देखना होगा कि निर्मला सीतारमण के उस बजट से क्या जनता को मिलता है, क्योंकि जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो टैक्स में छूट की आशंका जता रही है। साथ ही साथ किसानों को अपनी उम्मीदें हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर इस बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठा है, लेकिन ये बजट किन मायनों में खास रहता है और इस बजट से जनता को क्या मिलता है, इस पर सभी की नजरें रहने वाली हैं। और ये बजट किस क्षेत्र के लिए सबसे लाभदायक रहेगा, इस पर भी सभी की नजरें रहने वाली है। क्योंकि कृषि की अगर हम बात कर लें या फिर अगर हम इकोनॉमी बूस्टअप की बात कर लें तो उसके लिए ये बजट बहुत महत्वपूर्ण है। आम लोगों को इस बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और आज निर्मला सीतारमण ठीक है 11 बजे का समय रहेगा जब ये बजट पढ़ेंगी। टैक्स में छूट के साथ ही कई ऐलान संभव माने जा रहे हैं। तो आज का बजट बहुत महत्वपूर्ण है और इस बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें लोगों को हैं। अभी कुछ ही समय बाद निर्मला सीतारमण अपनी टीम के साथ रवाना होंगी। सबसे पहले राष्ट्रपति के पास जाएंगी, जहां पर इस बजट को उनकी सहमति मिलेगी। उसके बाद जाकर ये बजट जो है आगे सदन की पटल पर रखा जाता है। मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट है और ऐसे में इस पहले बजट में क्या बड़ी घोषणाएं मोदी सरकार के द्वारा की जाती है, इस पर सभी की नजरें रहने वाली हैं। देखिए, इस बार का बजट क्योंकि मोदी सरकार जो पूरी तरीके से इस वक्त बाकी सारी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनी है, ऐसे में अन्य पार्टियों की तरफ से क्या विचार जो हैं वो रखे गए हैं और सभी को उम्मीद है कि इस बजट में कुछ खास रहेगा इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसके हाथ खुशी रहेगी, किसके हाथ निराशा लगेगी, इस पर भी सभी की नजरें रहने वाली हैं। क्या महंगा होता है, क्या सस्ता होता है, क्या मोबाइल फोन्स महंगे होते हैं, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए क्या महत्वपूर्ण कदम इसमें उठाए जाते हैं। किसानों को भी बहुत उम्मीदें हैं इस बजट से। कृषि के क्षेत्र में देखना होगा कि क्या महत्वपूर्ण चीजें मिलती है। डिफेंस के लोगों को भी काफी ज्यादा उम्मीदें इस बजट से रहती है। ऐसे में डिफेंस सेक्टर के लिए क्या खास रहेगा, इस पर सभी की नजरें रहने वाली है। आज का ये बजट अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए सभी लोगों को अलग अलग उम्मीदें इस बजट से हैं। अब देखना होगा कि विकसित भारत के लिए क्या इकोनॉमी सर्वे हुआ है और किस तरीके से आज विकसित भारत के लिए एक कदम जो है उठाया जाता है। मिडिल क्लास को वित्त मंत्री क्या उपहार देगी, क्या जो टैक्स की मार है वो कम होगी लोगों में, इस पर सभी की नजरें रहने वाली हैं। तो आज महत्वपूर्ण दिन है, आज का बजट का दिन है और ये बजट किस तरीके से लोगों के घरों को के बजट को बढ़ाता है या घटाता है, इस पर भी सभी की नजरें रहने वाली है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ठीक 11 बजे ये बजट जो है वो पेश करने वाली हैं। उससे पहले तमाम चर्चाएं इस बजट को लेकर है, संभावनाएं बहुत सारी जताई गई हैं और लगातार 8वां बजट है जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करने वाली है। एक नया रिकॉर्ड यहां पर बनता हुआ नजर आएगा। देखिए, गृहिणियों को भी बहुत सारी उम्मीदें हैं इस बजट से और साथ ही साथ वर्किंग वुमेन्स जो हैं उनको भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। अब देखना होगा कि कितनी उम्मीदों पर आज खड़ी उतर पाती है निर्मला सीतारमण और 2025 की ये जो उम्मीदें हैं वो कितनी पूरी हो पाती हैं। अगर हम बात करें रेलवे पर, सरकार क्या फोकस करेगी, क्योंकि सरकार बजट के तहत रेलवे को 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सौगात दे सकती है, ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। अगर हम बात ऑटोमोबाइल सेक्टर की करें तो उन्हें क्या तोहफा मिलता है, इस पर भी सभी की नजरें रहने वाली हैं, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में नए इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए सरकार बजट 2025 में कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है। इसमें हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% करने से लेकर इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी जो कंपोनेंट्स है और बैटरी निर्माण के लिए पीएलआई स्कीम का विस्तार तक शामिल है। रियल एस्टेट की लंबे समय से ये डिमांड रही है, क्या वो डिमांड पूरी हो पाती है, क्योंकि देश के रियल एस्टेट सेक्टर की लंबे समय से मांग उसे इंडस्ट्री का दर्जा दिए जाने की है। साथ ही होम लोन पर टैक्स छूट को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की भी डिमांड है। बढ़ती महंगाई और देश की बढ़ती आबादी को देखते हुए अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने की मांग की गई है और
डिफेंस पर ध्यान अब समय की मांग होने लगी है, क्योंकि मौजूदा समय में एक तरफ वैश्विक अस्थिरता चिंता का विषय बना हुआ है, दूसरी तरफ देश की कई सीमाओं पर जो तनाव का माहौल है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ऐसे नाजुक स्थिति में देखना होगा देशवासियों को रक्षा यानी कि डिफेंस सेक्टर में क्या कुछ देखने को मिलता है। और जो सरकार ने मेक इन इंडिया की पहल की है, उस पर रक्षा उपकरणों पर आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए रिसर्च पर भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। हेल्थ सेक्टर ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है और इस सेक्टर से भी बहुत सारी उम्मीदें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं, क्योंकि नई नई बीमारियों का आए दिन पता लगने और कोरोना जैसी महामारी का ध्यान में रखते हुए हेल्थ और फार्म सेक्टर पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। राजेंद्र यादव किसान नेता इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं, सबसे पहले उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राजेंद्र जी, बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। मेरा आज का सवाल सबसे पहले आपके साथ इसीलिए है क्योंकि किसानों को हर बार बजट से बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं। इस बार आपने क्या उम्मीद लगाई है? क्या लगता है कि आज जब पिटारा खुलेगा तो किसानों को क्या सौगातें मिल सकती हैं? देखिए, जब देश के बजट की बात होती है तो जाहिर सी बात है, किसान जो इस देश में सबसे ज़्यादा संख्या में है, लगभग 85% देश के अंदर किसान है, तो उनकी अपेक्षाएं भी सरकार के प्रति बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि किसान के माध्यम से ही देश चलता है। जब किसान समृद्ध होगा या देश में जो अन्न है वो ज़्यादा उत्पादन होगा, तो कहीं ना कहीं जो मध्य वर्ग की जो थाली है लगातार बढ़ती हुई जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो थाली बढ़ने का काम भी किसान के ही हाथ में होता है। तो किसान को बहुत सारी सहूलियत मिलनी चाहिए। इसी चीज़ को हम लोग देख रहे हैं कि आज का जो बजट है, आम बजट जो है, उसमें किसानों के लिए क्या सौगात है, क्योंकि किसी भी घर या किसी भी परिवार या किसी भी देश को चलाने के लिए हर क्षेत्र के लिए जो है एक बजट जो है निर्धारित किया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की अपेक्षाएं ज़्यादा हैं, क्योंकि देश में लगभग 85% हम लोग जो हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी अपेक्षाएं जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं सरकार के प्रति। क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कि जो बजट का जो दिया था सरकार ने, वो बहुत छोटा था। मैं कह सकता हूँ उसमें कि ऊँट के मुँह में जीरे वाली कहावत जो है वहाँ पर सिद्ध होती थी। तो उसके बाद जो है बहुत सारी प्रतिक्रियाएँ जो है किसान संगठनों के माध्यम से, किसानों के माध्यम से सरकार तक पहुँची थी कि जो ये बजट है, इस बजट को बढ़ाया जाए। और जाहिर सी बात है कि जो हम लोगों ने पिछली बार देखा था कि सरकार ने बहुत सारी चीज़ों का जो है कृषि क्षेत्र में करने का प्रयास किया था जो बजट के माध्यम से, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है वो धरातल से बहुत दूर रहे। तो हम लोगों की ये भी एक अपेक्षा रहेगी कि जो भी बजट आए इस बार जो है कृषि को बिल्कुल केंद्रित करके दिया जाए और किसानों के हित के लिए बहुत सारी जो योजनाएं हैं वो भी इसमें साथ के साथ हम लोगों को देखने को मिले। क्योंकि आज हम लोग जो है GST के दायरे में, हमारे जो बीज हैं, खाद है, जो भी उपकरण है हमारे GST के दायरे में आ रखे हैं, और जो भी उपकरण है वो पहले से ज़्यादा जो है महंगे हो गए हैं। लेकिन कृषि की जब बात करते हैं, जब हम लोग MSP की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार कह तो देती है कि हम लोगों ने बढ़ा दी है, लेकिन वो बढ़ाना ये कह सकते हैं जो हमारी लागत है उसके बिल्कुल अनुरूप नहीं होती है। लागत जो होती है वो हमारी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन हमें जो उसका फल जो मिलता है या जो उसका मूल्यांकन हमें मिलता है। ठीक है राजेंद्र जी, आपका यही सवाल जरा जवाब ले लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर निमिषा गौड़ प्रवक्ता BJP से हैं, जितेंद्र नरूका कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ है, डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है, और साथ ही साथ कुछ ही समय बाद हमारे साथ दिव्या तंवर भी जुड़ जाएंगी जो प्रोफेसर है SV यूनिवर्सिटी से। अब क्योंकि किसानों की बात की है तो डॉक्टर निमिषा, आपसे ही सवाल रहेगा। किसानों को बहुत सारी उम्मीदें हैं और किसानों का यह कहना है कि पिछले बजट में ऊंट के मुंह में जीरा जैसी बात कही गई थी। क्या इस बार किसानों को वो मिल पाएगा जिसकी उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि अब देखिए कृषि भी हाईटेक हो गई है, टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने की बहुत जरूरत कृषि में भी आन पड़ी है। देखिए, इसीलिए आज जो भारत है, गांवों का देश भारत है और उनके किसान भाई समृद्ध हो, इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने किसानों को एक जाति माना है और उनकी समृद्धि के लिए, उनके विकास के लिए सतत संकल्पित है मोदी सरकार। किसान समृद्धि योजना देखिए या किसान कुसुम योजना देखिए, उसके माध्यम से बिजली उपलब्ध हो, उनको खाद्य की उपलब्धता हो, उनका जो उत्पादन हो उसका वितरण हो, उन सभी के लिए प्रबंध किए जा रहे हैं। हमारे किसान भाई लगातार इन नई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ते जाएं, उनका उत्पादन समुचित स्थान पर और उनका प्रोडक्शन लगातार सप्लाई होता जाए, तो इसके लिए संकल्पित है हमारी मोदी सरकार।
और हमारे किसान भाई लगातार विकास की ओर है। आप देखिए प्रोडक्शन की सप्लाई इंटरनेशनल लेवल पर भी हो रही है। जो पहले इंपोर्ट किया जाता था अब मैक्सिमम एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो किसान भाई दर कदम बढ़ाते जा रहे हैं। आज किसान भाई किसान सम्मान निधि आई थी, किसान बीमा योजना आई थी। आज भाई जो है हमारा निश्चिंत होकर रहता है कि यदि हमारी फसल को कोई नुकसान पहुंच गया तो उसका भरपाई बीमा योजना के माध्यम से की जाएगी। तो ऐसी अनंत योजनाएं हैं जिनके माध्यम से किसान भाइयों को समृद्ध किया जा रहा है। और आप ये देखिए, ये बदलता भारत है, ये नया भारत है। तो हमारे किसान भाई निश्चित रहिए, हमारी वित्त मंत्री जी फिर से एक पिटारा लाएंगी और आपको लगातार टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ करके किसान भाइयों को अपनी समृद्धि की ओर बढ़ना है। जितेंद्र नरूका कांग्रेस से इस वक्त हमारे पास हैं, उनके पास सीधे रुख कर लेते हैं। जितेंद्र जी, आज का बजट मोदी सरकार की तरफ से कहा गया है कि अपने आप में ही सबसे बड़ा बजट रहेगा और सबसे खास बजट रहेगा, सारे तबकों का ध्यान रखा जाएगा और इस बजट में जो उम्मीदें खासकर सभी सेक्टर्स को हैं वो पूरी की जाएंगी। देखिए, हमेशा इनकी ये कोरी कल्पना रहती है कि जब भी बजट आएगा, एक विशेष बजट आएगा जो सबके सामने आने वाला है। लास्ट सेशन की मैं बात करूं, जब आपका बजट जब लेके आया किसानों के लिए, आपने सम्मान निधि की बात करी। सम्मान निधि 12,000 रुपए हर किसान को मिलेगा, लेकिन हुआ क्या, ढोल में पोल, वो आज तक 12,000 रुपए किसान को नहीं मिल पा रहे हैं। आप देखिए, चिकित्सा की बात कीजिए, स्वास्थ्य की बात कीजिए, बेरोजगारी की बात कीजिए, हालत देश की खराब है। देश का 29% ग्रेजुएट युवा आज बेरोजगार घूम रहा है। भारत देश की युवाओं की हालत खराब है। तो आपको ये अब देखना होगा कि ये कब तक ये इस तरह की कोरी कल्पना है, क्या इनके बजट का जो नीति निर्धारण है कागजों में सिमट के रह जाएगा या धरातल पर भी उतरेगा, ये एक बड़ा सवाल होता है। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि इनका बजट, फिर से क्या बजट आएगा, ये बड़ा एक सोचनीय विषय है। क्योंकि कांग्रेस सरकार के समय को आप देखिए और आज बीजेपी सत्ता में देखिए, कितनी ये झूठ बोलते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, जुमलेबाजी से बाज नहीं आते और सिर्फ थोती घोषणाएं करते हैं। अब देखने वाली बात है कि आज हमारे राजस्थान प्रदेश को इस बजट में सौगात मिलती क्या है। क्या कोरी कल्पना बनके रह जाएगी या कुछ राजस्थान को विशेष पैकेज मिलने वाला है, इसका इंतजार है। ठीक है, इंतजार है। मैं कंटिन्यूस करती हूँ नरूका जी का। देखिए, हालत किसकी खराब है, हालत कांग्रेस की खराब है और भारत मजबूत हो रहा है। G20 के अंदर ये बोल रहे हैं कि कागज कोरे, तो कागज होते तो तब थे जब 2014 तक मात्र 15 लाख करोड़ का बजट आता था, धरातल पर पहुंचते पहुंचते 15 रुपए भी नहीं मिलता था। और आज मोदी सरकार ने, पिछला बजट हमारा 48 लाख करोड़ का था और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत हो चुका है जिसकी सराहना भारत ही नहीं, भारत की विश्व गूंज में हो रही है। G20 की मीटिंग आपके सामने थी और G20 की मीटिंग में सभी वैश्विक देशों ने सराहना की कि बताइए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का कैसे मजबूत हो गया। कांग्रेस की हालत पस्त है। गांव का निमिषा जी, आप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रही हैं, मैं आपके पास लौटूंगी। दिव्या तंवर हैं, प्रोफेसर हैं एसपी यूनिवर्सिटी से इस वक्त हमारे साथ। दिव्या जी, क्योंकि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, क्या आपको लगता है कितना बदलाव हुआ है, कितना और बदलाव होने की जरूरत है, और आज के इस बजट में खासकर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए कितना बजट आने की जरूरत है? मुझे लगता है कि नमस्कार, सबसे पहले तो मैं नमस्कार करना चाहूँगी और उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिस पे हम सबकी उम्मीदें हैं कि अब की बार का बजट है मिडिल क्लास के लिए कुछ ना कुछ तो देगा, और साथ में बहुत ज़रूरत है कि आप डिजिटल युग के लिए उसके लिए तैयारी कीजिए, जिसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप वहाँ की टीचर्स को, वहाँ के प्रोफेसर को एजुकेशन में कुछ अच्छा खासा खर्च कीजिए। क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी जाए और इसकी बात करी जाए कि आप स्कूलों को, कॉलेजेस को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि मिडिल क्लास की आंखें लगी हुई हैं कि किस तरीके का बजट आएगा और हमको कोई ना कोई राहत मिलेगी एजुकेशन सेक्टर में भी, हेल्थ केयर सेक्टर में भी, और इस तरीके के इंस्टीट्यूट खुलेंगे जहाँ पे आत्मनिर्भर भारत का निर्माण किया जाएगा। बिल्कुल, उम्मीदें हैं कि स्कूलों का डेवलपमेंट होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए। डिजिटली अगर हम चीजों को करने वाले हैं फ्यूचर में, क्योंकि ये विजन जो है वो रखा गया है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस पर काम करने की जरूरत है। डॉक्टर मिथिलेश जी भी इस वक्त हमारे साथ है, उनसे जरा एक सवाल कर लेते हैं। सर, आज के बजट से क्या उम्मीद लगाएं, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स हैं, सभी को उम्मीदें हैं कि आज के बजट में हमारे लिए खास रहेगा,
कृषि का अपना बजट रहेगा, रेलवे सेक्टर्स को बहुत सारी उम्मीदें हैं, साथ ही क्योंकि हम डिजिटल युग की ओर बढ़ रहे हैं तो उस पर कहीं ना कहीं फोकस करने की सरकार को बहुत जरूरत है। साथ ही साथ स्कूलों को या फिर कहीं शिक्षकों को, सबको अपनी अपनी उम्मीदें हैं। लेकिन क्या लग रहा है आज का बजट कितना खास रहेगा? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 8वां बजट हाँ। एक महिला शक्ति पेश कर रही है और इम्पोर्टेंट है कि 8 का अंक शनि का होता है, शनिवार को पेश किया जा रहा है। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि थावर कीजिए थरपना, बुद्ध कीजिए व्यवहार, यानी आज के दिन जो नींव रखी जाएगी वो शायद विकसित भारत की नींव रखी जाएगी। जो मोदी जी ने एक कल मैसेज दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि हम जो हमारे देश के गरीब तबका और मध्यम वर्गीय तबका के घर में समृद्धि चाहते हैं, मां लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं। तो कहीं न कहीं जो इंडिया है इस बार, क्योंकि एनडीए की सरकार है और जो दल हैं उनका समाजवादी सोच के परिलक्षणा इसमें दिखाई देगी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे यहाँ संगठित क्षेत्र में महज 6% रोजगार है और असंगठित क्षेत्र में 94% रोजगार है। वो कैसे इंप्रूवमेंट हो? एमएसएमई जो सेक्टर है वो कैसे इंप्रूवमेंट हो? वो दम तोड़ता जा रहा है। और छोटे रिटेलर, जब से एआई की टेक्नोलॉजी बढ़ी है, हमने देखा कि हमारे बगल में जो किराने की दुकान करता है वो बेरोजगार होता जा रहा है, लोग ऑनलाइन मंगा रहे हैं। तो उनको कैसे अपडेट करें, कैसे बूस्टअप करें, ये एक बहुत बड़ी चैलेंजेस है। एग्रीकल्चर के साथ साथ सेवा जो क्षेत्र है उसको ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास मिथिलेश जी। डॉक्टर निमिषा, क्योंकि देखिए जो मिडिल क्लास होता है उसे ये नहीं पता कि बजट में क्या रहेगा, किस सेक्टर को क्या मिलेगा। वो सबसे ज्यादा फोकस करता है कि इस महंगाई को सरकार कैसे कंट्रोल करेगी, हमारा बजट कैसे ठीक होगा, चाहे हम गृहिणियों की बात करें या फिर चाहे हम मिडिल क्लास की किसी की भी बात कर ले, क्योंकि क्या सस्ता होगा क्या महंगा होगा इस पर सबसे ज्यादा नजरें रहती हैं। तो महंगाई को कम करने के लिए सरकार किस तरीके से आज के इस बजट में बात करेगी? देखिए, आप देखिए कि जो विकसित भारत की संकल्प जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया उसमें सबसे ज्यादा फोकस ही वो आम वर्ग, सामान्य वर्ग पे करते हैं और गरीबों का उत्थान। 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं और मध्यम वर्ग, देखिए मध्यम वर्ग का लगातार पे स्केल बढ़ता जा रहा है। आज आप देखेंगे हम 1.5 करोड़ लोग इनकम टैक्स भरते थे, आज 10 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स, और कहीं जाना नहीं पड़ता है। मैं तो कहती हूँ मध्यम वर्ग के लिए जितना ज्यादा सुकून मिला है वो देखिए आप सबसे ज्यादा आगे बढ़ाने वाला है भारत को। किसी जमाने में हमें बैंकिंग के लिए भटकना पड़ता था, ड्राफ्ट जमा कराने के लिए पैसे लेने जाना पड़ता था, और आज आप देखिए ऑनलाइन आरजीएचएस, सभी ऑनलाइन नेट बैंकिंग सभी स्मूथ होती जा रही है, बैंक्स इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। तो ये सब मध्यम वर्गीय जिनका एक नियमित जीवन चल रहा है उसको सीधा प्रभावित करता है। तो आने वाला बजट भी मध्यम वर्ग को बहुत स्मूथ करेगा और आगे बढ़ाएगा। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रहा है। एमएसएमई में हम गारंटी बढ़ रही है, महिलाओं का उत्थान हो रहा है, गृहिणी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट होकर के खुद को स्वतः। ठीक है डॉक्टर निशा जी, मैं लौटती हूँ आपके पास, आप सभी से चर्चा करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है, फौरन हाजिर होते हैं।